हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ब्रिटिश के बारे में पढ़ना शुरू किया था, परंतु कैमरा ऑफ हो गया था, जिसके चलते वीडियो रुक गई थी। हम लोगों ने पहले वीडियो में कुछ ही पढ़ पाए थे, जिसके चलते पूरा ब्रिटिश नहीं हो पाया था। तो आज हम लोग उसको दूसरे पार्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और अभी तक जिन लोगों ने ब्रिटिश का पहला पार्ट नहीं देखा है, वो लोग पहले उस वीडियो को देख लें, तभी इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। तो ब्रिटिश में पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जॉन वेंडरहाल भारत आया है, उसने नई कंपनी बनवाई है, 217 व्यापारियों ने मिलकर कंपनी बनाई है और महारानी एलिजाबेथ के द्वारा उस कंपनी को परमिशन मिल गई है। इसके बाद में जेम्स प्रथम के द्वारा एक राजदूत भेजा जाता है हॉकिंस, और वो हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आया है और उसने जो लेटर या पत्र लेकर आया था वो अकबर के नाम का लेकर आया था। अब आपको मैंने बताया था कि 1608 ईस्वी में यहाँ पे हॉकिंस आया था और 1611 ईस्वी तक ये भारत में रहा। अब क्या होता है, इन 3 सालों में उसने मुगल सम्राट जहांगीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ा था, जिसके चलते जहांगीर ने इसे 400 का मनसब दिया था और इन्हें एक उपाधि दी थी कैप्टन खान की। कैप्टन खान की उपाधि दी थी। अगर पूछा है हॉकिंस को कैप्टन खान की उपाधि किसने दी है, तो हम बताएंगे जहांगीर। अब क्या होता है, जहांगीर जब तक हॉकिंस यहाँ पे रुका, उसने एक चीज नोट की कि किस प्रकार से हम लोग मुगल सम्राट को अगर खुश रखेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जिसके चलते 1615 में जेम्स प्रथम ने एक और अपना राजदूत भेजते हैं, जिसका नाम है टॉमस रो। टॉमस रो भी यहाँ पे आया था और कहा जाता है कि यह शराब वगैरह लेकर आया था, क्योंकि जहांगीर को शराब पसंद थी, जिसके चलते शराब लेकर आया था और 1619 तक लगभग में यहाँ पे रुकता है। इसके बाद में 1623 में अंग्रेजों को काफ़ी सहूलियत मिलती है और अलग अलग स्थानों पर ये लोग फैक्ट्री लगाते हैं या कोठी लगाते हैं। तो अंग्रेजों ने सूरत, भड़ौच, आगरा, मसूलीपट्टनम, आदि स्थानों पर कोठियां स्थापित की। इन लोगों ने सूरत, भड़ौच, आगरा, मसूलीपट्टनम आदि स्थानों पर कोठियां स्थापित की। अब इनके लिए एक स्वर्ण फरमान कह सकते हो या स्वर्ण फरमान इनके लिए जारी होता है 1632 ईस्वी में। गोलकुंडा के शासक ने शाही फरमान दिया। गोलकुंडा के शासक ने शाही फरमान दिया और उन्होंने कहा कि आप हमें एक वर्ष में 500 पैगोड़ा दे देना। एक वर्ष में सिर्फ और सिर्फ 500 पैगोड़ा दे दीजिए और आप यहाँ पे जो गोलकुंडा वाला क्षेत्र है इसमें कर मुक्त व्यापार करिए। अब 500 पैगोड़ा कौन बनाते, तो ये डच लोग बनाते थे। कहाँ फैक्ट्री लगाई थी? पुलिकट में, क्योंकि मैंने पढ़ाया था डचों में कि टकसाल की फैक्ट्री कहाँ लगी थी, तो पुलिकट में। इसके बाद में 1639 में इन्हें एक और अच्छा फरमान आता है। उसमें जो है चंद्रगिरी के शासक वेंकटप्पा या कह सकते हो दरमेला वेंकटप्पा ने इन्हें मद्रास पट्टे पर दिया। दरमेला वेंकटप्पा ने अंग्रेजों को मद्रास पट्टे पर दे दिया। अब क्या होता है, जब मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था तो बताया था कि यहाँ पे इनकी एक मद्रास प्रेसिडेंसी बनी थी, एक बंबई बनी थी और इधर एक बंगाल बनी थी। तो आप कह सकते हो इनका पूरा वर्चस्व धीरे धीरे मद्रास वाले क्षेत्र में होने लगेगा। अब जैसे ही 1639 में इन्हें मद्रास पट्टे पर मिला और 1640 में इन्होंने यहाँ पर सेंट फोर्ट जॉर्ज किला स्थापित किया।
सेंट फोर्ट जॉर्ज किला स्थापित किया। अब क्या होता है, धीरे धीरे अब समय आ जाता है लगभग में 1662 की तरफ। तो जब मैंने पुर्तगाली पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि 1662 ईस्वी में पुर्तगाली जो राजकुमारी थी कैथरीन ब्रिगेंजा, उनकी शादी ब्रिटेन के राजकुमार जेम्स प्रथम से हो जाती है, जिसके चलते 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने ब्रिटिशों को बंबई दहेज में दिया था। अब ब्रिटिशों को बंबई दहेज में मिला था। अब क्या था, ये किसके पास था, तो ये था जेम्स प्रथम के पास। अब क्या हुआ, अब जेम्स प्रथम को कभी मिले होंगे ये ब्रिटिश कंपनी वाले, तो उनसे मुलाकात हुई होगी, तो उन्होंने कहा होगा कि अच्छा कहाँ व्यापार चल रहा है, तो कहा भारत में। कहा अच्छा भारत में, वहाँ तो हमारा एक जमीन पड़ी है बंबई, आप चाहो तो ले लो। उन्होंने कहा हमें तो बहुत ज़रूरत है। इसके चलते ब्रिटिश कंपनी थी उसने जो है 1668 में 10 पाउंड प्रतिवर्ष 10 पाउंड प्रतिवर्ष पर बंबई ले लिया। किससे ले लिया, तो जेम्स प्रथम से ले लिया। अब इनका सिस्टम, ये मद्रास में इनका वर्चस्व हुआ था, धीरे धीरे अब ये पहुंच गए हैं बंबई। अब बचा क्या है, अब बचा है बंगाल वाला क्षेत्र। यहाँ पे इनकी धीरे धीरे निगाह जाएगी कि हम इस तरीके से बना पाए कंपनी। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने बंगाल वाले क्षेत्र में अपना वर्चस्व जमाया और फिर भारत में इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। देखो बंगाल वाला क्षेत्र, देखो ना ज़्यादा इनको प्रॉफिट ये कह सकते हो मद्रास वाले क्षेत्र में था, ना बंबई वाले क्षेत्र में, क्योंकि ये बंगाल वाला क्षेत्र एक कृषि के क्षेत्र से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसलिए आप आगे भी पढ़ेंगे तो इसमें रैयत वाली प्रथा, महलवाड़ी प्रथा, इन तमाम या स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो क्या होता है, वही 1680 की तरफ 1680 की तरफ अब यहाँ पे अंग्रेज बहुत अधिक होते जा रहे थे, जिसके चलते जो औरंगजेब गद्दी पे बैठा है और वो कह रहा है कि भैया आप हमें टैक्स दीजिए, आप व्यापार हमारे भारत में कर रहे हैं, आप टैक्स दीजिए। अंग्रेज लोग टैक्स देने से कतराते थे, जिसके चलते क्या होता है 1680 में 1.5% जजिया कर औरंगजेब क्या करता है, 1.5% कर जजिया कर औरंगजेब पर, उस पे अंग्रेजों पर लगा देता है। अब कहने का मतलब ये है कि जजिया कर होता क्या है, तो जजिया कर का मतलब होता है कि जो काफिर लोग होंगे अर्थात जो इस्लाम धर्म को नहीं मानेंगे वो जजिया कर देंगे। अब ये लोग, आप लोगों को पता है ये अंग्रेज जितने भी थे ये कौन थे, ये थे ईसाई। अब इनको जजिया कर देना पड़ेगा। अब ये तो सहूलियत हो गई, जितने भी मुगल अधिकारी थे वो कहीं भी देखते कि वो अंग्रेज जा रहे हैं, उनसे कहते जजिया लाओ। अब क्या हुआ, पता चला आज अभी सुबह का जजिया दिया है, तब तक दूसरा मुगल अधिकारी मिल गया, वो कह रहा है जजिया लाओ। इससे बहुत ज़्यादा अंग्रेज परेशान हो गए और अंग्रेजों ने अपने साथ एक पत्र रखना शुरू कर दिया और उसमें लिखवा लेते थे कि हमने जजिया दे दिया है। अब आपको पता है और अंग्रेजों की जो भाषा है अंग्रेजी है और यहाँ जो मुगल सम्राट की थी वो फारसी थी। अब ये लोग जितने भी मुगल अधिकारी थे वो फारसी में लिखते थे कि इनका जजिया मिला या ना मिला। कभी कभी लिख देते कि जजिया नहीं मिला है, जिसके चलते अगला मुगल अधिकारी मिलता कहता जजिया लाओ, कर हमने तो दे दिया, इसमें लिखा था कहाँ लिखा है। इसके चलते बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे अंग्रेज लोग और उन्होंने क्या किया 1688 में यहाँ से मुगल वाला क्षेत्र से यहाँ पे अरबियों से व्यापार होता था और वो मुगल के लिए आ रहा था जहाज, उसमें कई सोना चांदी अन्य चीज़ें थी और उसको अंग्रेजों ने लूट लिया। और लूटा किसने था, जॉन चाइल्ड ने। जॉन चाइल्ड ने उसको लूट लिया, जिसके चलते अब क्या होगा, औरंगजेब बहुत ज़्यादा नाराज हुआ और कहा कि जाओ जितने भी अंग्रेज मिलें उनको मार दिया जाए। अब ये जितने भी अंग्रेज थे ये डर गए और ये फुल्टा द्वीप में जाकर छिप गए जाके। फुल्टा द्वीप ये इंडोनेशिया के पास है। अब अंग्रेज काफ़ी डरे हुए थे कि अरे हमने इतना सिस्टम बना पाए थे इंडिया में, सब हमारा बेकार चला जाएगा। जिसके चलते एक जाब चारनाक नामक एक व्यक्ति था,
उसने औरंगजेब से बात की, माफी मांगी और 1700 पाउंड कह सकते हो हर्जाने के रूप में दिया और कहा कि जितना भी हमारे लोगों ने जहाज में लूटा था वो आपको सब वापस कर दिया जाएगा तथा साथ ही 1700 पाउंड आपको और अधिक दिया जाएगा। औरंगजेब ने माफ कर दिया, लेकिन कहा कि जिस व्यक्ति ने ये रणनीति बनाई थी वो इंडिया में नहीं रहना चाहिए, जिसके चलते जॉन चाइल्ड को पुनः भेज दिया जाता है ब्रिटेन। अब क्या होता है, अंग्रेज लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी प्रकार से ये औरंगजेब का शासनकाल खत्म हो। तब तक कोई गतिविधि ऐसी नहीं की जिससे कि इनको नुकसान हो। ये हमेशा मुगल शासक को खुश करने की कोशिश करते रहते थे। लेकिन एक मौका आया। अब क्या होता है, 1696 में बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान ने अंग्रेजों को 3 गांव दिए। कौन कौन से? गोविंदपुर, सूतानाती और कालिकाता। इन 3 गांवों को दान दे दिया। किसको दे दिया? तो अंग्रेजों को। अब क्या हुआ, अभी तक ये बंबई मद्रास वाले क्षेत्र थे, बंबई भी पहुंच गए और कहां पहुंच गए हैं? अब बंगाल। अब देख लीजिए आप, अब ये 3 स्थानों से पूरी सिस्टम बनाएंगे और सबसे लास्ट में ये बंगाली वाले क्षेत्र में रहते हैं कि यहीं से पूरे देश का कह सकते हो अपना जितनी भी गतिविधियां थी वो करते थे। अब क्या होता है, 1696 में अजीम उस्सान ने क्या किया, इन्हें 3 गांव दे दिए। अब क्या करते हैं, ये सूता नदी में विलियम फोर्ट किला बनवाते हैं। और बाकी 2 पॉइंट और आप याद रखें, जब मैंने लिखवाया था कि इन्हें बंबई मिला था तो क्या होता है, पूछा जाए आधुनिक बंबई की स्थापना किसने की, तो हम बताएंगे गैरोल्ड आंगियर। इसी तरीके से अगर पूछा जाएगा कि कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की, तो जॉर्ज चारनाक। इस तरीके से इनके ये तीनों स्थान पे मद्रास, इसके अलावा यहाँ पे बंबई और बंगाल वाले क्षेत्र में ये काबिज हो चुके हैं। अब क्या होता है, एक टाइम आता है 1717 में। उस समय मुगल सम्राट है फर्रुखशियर और उसको फोड़ा हो जाता है। पूरे देश के जितने भी वैद्य थे उनको सही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन क्या था, 1715 में जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल भारत आया था। जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल भारत आया था। उसी में से एक चिकित्सक आया था जिसका नाम था हैमिल्टन। अब क्या होता है, हैमिल्टन ने फर्रुखशियर के फोड़े को सही कर दिया। अब हैमिल्टन ने फर्रुखशियर के फोड़े को सही कर दिया, इससे बहुत ज़्यादा खुश हुआ फर्रुखशियर और उसने कहा कि ठीक है, आप जो है मैं आपके लिए एक सहूलियत देता हूं। आप क्या करें, जितना ये बंगाल या कह सकते हो बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आप कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं, कर मुक्त व्यापार। इसके अलावा एक क्षेत्र और आएगा, सूरत वाला क्षेत्र। तो कहा कि सूरत में आप हमें 10,000 रुपया प्रतिवर्ष दीजिए और जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला वहाँ पे 3,000 रुपये प्रतिवर्ष दीजिए और आप कर मुक्त व्यापार करिए। ये इनके लिए एक बहुत ही, समझो कह सकते हो अंग्रेजों के लिए वरदान था। यहीं से इनका सिस्टम शुरू हो जाता है या इनका कह सकते हो कि इन लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब इनको कर नहीं देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ये क्या करेंगे, अब अपने माल को या सप्लाई को और बढ़ाएंगे और अधिक अपना उत्पादन करेंगे, क्योंकि कर की कोई टेंशन नहीं है। इसके चलते धीरे धीरे अंग्रेजों ने इसी कह सकते हो जो आदेश उनको फरमान मिला था, इसी के सहायता लेकर ये धीरे धीरे इतना ज़्यादा भारत में वर्चस्व अपना जमा लेते हैं कि एक दिन भारत पूरा इनके अधीन हो जाता है, पूरा कंट्रोल में इनके भारत हो जाता है और पूरी गद्दी पे ये बैठ जाते हैं और पूरा शासन। क्योंकि आप पढ़ेंगे 1857 में जो बहादुर शाह जफर था, जो मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट था, वो भी इनके कब्जे में आ जाता है और मुगल सम्राट को ये रंगून भेज देते हैं।
इसी तरीके से अन्य जितनी भी रियासतें थी उन पे भी ये कब्जा कर लेते हैं। इस प्रकार से इन्होंने अपना पूरा वर्चस्व जमाया है। अब देखो, कभी अभी आप पढ़ेंगे कि सर जी आपने तो कंपनी का नाम बताया था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, इस तरीके से, फिर इसे ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा जाता है? तो आपको बता दें हम कि क्या था कि लास्ट में 1833 का चार्टर एक्ट आता है जिसमें इस कंपनी का नाम रख दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वैसे तो हमें पूरे इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में ज़्यादातर अंग्रेजों के ही बारे में पढ़ना है, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था। अभी जब आप कर्नाटक का युद्ध पढ़ेंगे तो उसमें फ्रांसीसियों को हरा देते हैं, चले जाते हैं। बेदरा के युद्ध में पीछे अभी आपने पढ़ा कि डचों को हरा ही चुके हैं, पुर्तगाल को हरा देंगे। तो इसके चलते फिर पूरा वर्चस्व ब्रिटिशों का ही हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, अंग्रेजों के बारे में और जानने की कोशिश करते रहेंगे। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।